जी वो निकाल लें आप हजरात, जो है वो लॉसेस का चैप्टर निकालें। जी भाई, लॉसेस के चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, हमने सबसे पहले माइनस करना है पुराने साल की लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन, फिर माइनस करना है हमारे साल की डिप्रिसिएशन, फिर माइनस करनी है पुराने साल की, ये दोनों डब्बे निकाल लें, ले जाएं, फिर माइनस करनी है पुराने साल की डिप्रिसिएशन। तो एक प्रोविजन उसके अंदर रहेगी थी, वो आप लॉसी के चैप्टर के सफ़ा नंबर 2 के ऊपर आएँ, उस प्रोविजन को अब हम देखते हैं। पेज नंबर 343, एग्जाम्पल नंबर 3। जो बंदा अमीर है और उसकी टैक्सेबल इनकम लॉसेस माइनस करने के बाद 10 मिलियन से ज्यादा है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? अच्छा जी, हमारा प्रॉफिट है बिफोर डिप्रिसिएशन 30 का। अब ये ऑलरेडी बिफोर है, हमारे साल प्रॉफिट आया है बिफोर डिप्रिसिएशन, तो इसमें डिप्रिसिएशन को उल्टाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बिफोर है। तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा बिफोर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन माइनस करने से पहले, करंट ईयर का 2015 का। इस प्रॉफिट में से पहले आप माइनस करेंगे पुराने साल की डिप्रिसिएशन, फिर आप माइनस करेंगे हमारे साल की डिप्रिसिएशन, और पिछले साल के डिप्रिसिएशन को आमतौर पे कहा जाता है अनएब्जॉर्ब, ये माइनस नहीं हो सकी, ये माइनस नहीं हो सकी, अनएब्जॉर्ब। तो हमारे साल के प्रॉफिट में से सबसे पहले आप माइनस करेंगे, बोले पुराने साल की का लॉस, तो पुराने साल का लॉस माइनस करें, लेस लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी 2014 का कितना 15। अगर कोई प्रॉफिट बच जाए तो उनको इस्तेमाल करें करंट ईयर के डिप्रिसिएशन माइनस करने के लिए। जी कितनी? अगर फिर भी कोई प्रॉफिट बच जाए तो उनको माइनस करें, कौन सी डिप्रिसिएशन माइनस करने के लिए? पुराने साल के डिप्रिसिएशन माइनस करें। अच्छा, अगर कभी ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन हो, ये फिगर ग्रेटर देन, इस पे हम बात कर लेंगे, कोई लॉ में वाजे नहीं है कि ये फिगर ग्रेटर देन 10 हो या ये हो, इसको कभी कभी चेंज करना हो तो मैं करवा दूंगा, फिलहाल आप इसी को समझ ले। अगर ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन हो तो फिर ये बहुत अमीर इंसान है, इसको पुरानी डेप्रिसिएशन पूरी ना माइनस करने दें, इसको पुरानी डेप्रिसिएशन पूरी ना माइनस करने दें, इससे पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करने दें लोअर ऑफ करके, लोअर ऑफ एक्चुअल या 50% ऑफ 11, जैसे इनपुट में होता था एक्चुअल या 1090% ऑफ आउटपुट, तो बिल्कुल उसी तरह वो 11 जो नजर आ रहा है आपको सामने, एक्चुअल या 50% ऑफ 11। सो व्हाट इज एक्चुअल? मैं बता देता हूं 8 है। व्हाट इज एक्चुअल?
8. What is 50% of 11? What is lower? लोअर को माइनस कर लें जी नोट। अगर कभी ये वाली फिगर किससे ज्यादा हो, 10 मिलियन से ज्यादा हो, तो फिर आप सारी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड या लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल जो माइनस करना था 8 जैसे कि कल किया था, या 50% ऑफ 11? अगर किसी बंदे की ये वाली इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो तो उसने पुरानी डिप्रिसिएशन सारी माइनस करनी है या उसने पुरानी डिप्रिसिएशन लोअर ऑफ करके माइनस करनी है? लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। अब कितनी डिप्रिसिएशन माइनस करना चाह रहे थे? 8। कितनी माइनस हुई? वही जिस तरह सेल्स टैक्स में करते थे इनपुट के साथ, 100% वही। कितनी फिर कभी माइनस कर लेंगे? 2 पॉइंट ओके। जिस बंदे की ये फिगर 10 मिलियन से, तो वो डेप्रिसिएशन जो पुरानी है माइनस करेगा एक्चुअल और 50% ऑफ दिस 11। अगर इस साल की टैक्सेबल इनकम करंट ईयर की इक्वल हो या मोर देन 10 मिलियन हो, देन ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम। If taxable income for current year is equal to or more than 10 million, इक्वल भी हो तो देन पुरानी डेप्रिसिएशन, ये रूल सिर्फ किसके लिए है? पुरानी डेप्रिसिएशन शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकम का 50% कितना है? तो बस इनकम के 50% तक माइनस होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब लोअर ऑफ ही होता है। ओके चैप्टर 15 पेज नंबर 383 सेक्शन 120। पुराने लॉ में बड़ा एक ये बेसिक चेंज है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में जो था, पुराना है। पुराने लॉ में एक कॉन्सेप्ट था
कि आप जाके रिटर्न जमा करवाते हैं और वो लोग आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जाके जो है वो रिटर्न जमा करवाई, ये आपकी रिटर्न है, आपने रिटर्न जमा करवाई, उन्होंने आपको भेज दिया असेसमेंट ऑर्डर कि हमने आपको असेस कर लिया है, हमने कैलकुलेशंस वगैरह चेक कर लिए हैं। तो भाई इधर देखो, पुराने लॉ में आप रिटर्न जमा करवाते थे और आपके घर आता था असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर की तरफ से कि हमने आपको असेस कर लिया है। नए लॉ में ऐसा तस्वुर खत्म हो चुका है। नए लॉ में ये है कि आप सेल्स टैक्स की बात फिर कभी रिवाइज करेंगे, अभी इनकम टैक्स हमने पढ़ना शुरू कर दिया से। इनकम टैक्स में ये है कि जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो ये रिटर्न जो है वो आपके घर कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, यही रिटर्न एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आ गया है। जब आपने रिटर्न जमा करवा के आ गए तो आप खाली हाथ आएंगे, लेकिन एज्यूम किया जाएगा कि आपको क्या दे दिया है टैक्स वालों ने। पुराने लॉ में आप रिटर्न जमा करवाते थे, 15-20 दिनों में आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आता था। अब नए लॉ में ऐसा नहीं है। क्या स्टेटस है आपने अगर कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दी, आपने अगर अपनी कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दी तो उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस है कि वो असेसमेंट ऑर्डर बन गई है। उसका स्टेटस क्या है कि वो असेसमेंट ऑर्डर बन गई है। ये वो वाला स्टेटस नहीं है जो आप लोग लगाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप कंप्लीट रिटर्न जमा करवाएं। कंप्लीट रिटर्न तो हमने पढ़ी थी ना पेज नंबर 371 पे, 372 पे, कि कंप्लीट रिटर्न वो होती है जिसमें जो है फॉर्म हो, रेलिवेंट पर्टिकुलर्स हो, साइन हुए हों, एविडेंस ऑफ पेमेंट हो। कंप्लीट रिटर्न तो ये होती है जो हमने सेक्शन 114 के 2 में पढ़ी थी। अगर एक बंदा जमा करवा दे अपनी मुकम्मल रिटर्न, रिवाइज की बात नहीं हो रही, रिवाइज की बात कहते हैं फिर कभी करेंगे तो ये अज्यूम किया जाएगा कि कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट। कमिश्नर ने आपकी क्या कर ली है? मेड एन, कंसिडर किया जाएगा कि कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट कर ली है ऑफ टैक्सेबल इनकम भी और टैक्स भी, ड्यू देयर ऑन, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है आपने बस वो सही है। अब आपके घर एज्यूम किया जाएगा कि असेसमेंट ऑर्डर इशू भी हो गया है। खाली मेक करना जरूरी है या मेक करके सेंड करना भी जरूरी है? मेक करके इशू करना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने फोन करके कहा कि मुझे घर में जूस चाहिए, तो वो दुकान वाला जो है वो मेक करके रख लेगा या इशू भी करेगा? डिस्पैच भी करेगा। चलें जी याद करें, इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, ये समझ लिया जाएगा डेट कमिश्नर हैज मेड असेसमेंट। कमिश्नर ने उसे जज कर लिया, असेस कर लिया, जज कर लिया। अब असेसमेंट्स का चैप्टर शुरू हो गया ना। रिटर्न में तो हम चीजें जमा कराते थे, असेसमेंट में कमिश्नर हमें जज करेगा। कमिश्नर ने उसे जज कर लिया है और एक और असम्पशन लेनी है, एंड रिटर्न शिल बी, रिटर्न ही कंसिडर्ड एज एन असेसमेंट ऑर्डर, और रिटर्न ही असेसमेंट ऑर्डर है। किसने इशू की है? कमिश्नर ने। किस दिन इशू की है? जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई है उसी दिन, ऑन द डे द रिटर्न वाज फर्निश्ड, उसी दिन ये क्या समझ ली गई है? बोले मुकम्मल, ऑन द डे इट वाज फर्निश्ड। कहते हैं रिटर्न मुकम्मल तब होती है, आपको पता है, जब सेक्शन 114 के 1 की 2 की शराइत पूरी करे। वो घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा। बहरहाल एक बात अपनी जगह जो भी सबसेक्शन 1 में कायो से इग्नोर करो इस लाइन का मतलब है यानी इग्नोर सबसेक्शन 1 नॉटविथस्टैंडिंग। सबसेक्शन 1 को इग्नोर करो। एक बात कहते हैं मैं आपको बता दूं, कमिश्नर आपको ऑडिट के लिए चुन सकता है। कमिश्नर आपको, लेकिन एक बात याद रखिए, ऑडिट के लिए सबको तो नहीं चुना जा सकता ना। ऑडिट के लिए तो जो अगर पाकिस्तान में 5 लाख लोगों ने रिटर्न जमा करवाई है इनकम टैक्स की, तो 5 लाख में से जो है वो
2000 को 3000 को चुन लेंगे, तो बाकी लोगों के लिए तो रूल उसी तरह है कि जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे एज्यूम कर लिया जाएगा आपको असेस कर लिया गया है। इसको कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट, इसको कहते हैं या डीम्ड असेसमेंट। तस्वीर अच्छा जी, पॉइंट 2A तो अभी छोड़े। अच्छा भाई, अगर तो रिटर्न निकली नामुकम्मल, अगर रिटर्न निकली, आपने रिटर्न जमा करवा दी लेकिन वो क्या निकली, नामुकम्मल, के रिटर्न के मुकम्मल नहीं है, फिर तो मसला है ना, उस पर आपके साइन नहीं है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं है, उस मिसाल के तौर पे रिटर्न इज नामुकम्मल, आपने P&L बैलेंस शीट नॉट अटैच, आपने अटैच नहीं किया, आपका कोई टैक्स क्रेडिट का एविडेंस मिसिंग है, आपके साइन नहीं है, कोई भी गलती हो सकती है, लिख लें। तो अगर रिटर्न नामुकम्मल निकली तो फिर कमिश्नर आपको नोटिस देकर बताएगा कि बेटा टाटा, के बेटा आपकी रिटर्न नामुकम्मल है। कमिश्नर आपको नोटिस देके बताएगा कि आपकी रिटर्न अगर मुकम्मल थी फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो मेड भी हो गया, इशू भी हो गया, फिर तो मेड भी हो गया, इशू भी हो गया। अगर आपकी रिटर्न क्या थी, और अगर आपकी रिटर्न कमिश्नर के पास पहुंची और पता चला वो क्या है, तो कमिश्नर आपको एक नोटिस भेजेगा टू टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज, जिसमें कमी बता देगा। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपने टैक्सेबल इनकम पे इनकरेक्ट टैक्स निकाला हुआ है, शॉर्ट पे टैक्स निकाला हुआ है, इसका नोटिस नहीं देगा। इस सूरत में तो वो आपके बैंक अकाउंट वगैरह सीज कर देता है, इस सूरत में तो वो आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर देता है। बहरहाल ये सजा इनकम टैक्स में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके समझाने के लिए लिखी है। अगर ये वाली आप गड़बड़ करें कि टैक्सेबल इनकम पे टैक्स ही गलत निकालें या टैक्स शॉर्ट पे करें, तो फिर तो आपके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, फिर तो आप फारग हो। नहीं, असेसमेंट एज्यूम मतलब इशू हो गई है, घर चली गई है, एज्यूम नहीं हुई, ये कंसिडर्ड एज इशूड, बस चली गई है, उसको असेस कर लिया हमने, ये असम्पशन नहीं है, ये हकीकत है। आप फिर ओके। बहरहाल कमिश्नर ने जब उसकी रिटर्न मंगवाई तो पता चला रिटर्न थोड़ी सी नामुकम्मल थी, उसको एक सॉफ्ट सा नोटिस दे दें, कमिश्नर शैल इशू उसमें नोटिस दे दें, उसे बता दें यार ये मसले हैं इसमें, एंड विल ऑर्डर हिम, और कमिश्नर उसे ऑर्डर करेगा टू प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, यार प्लीज मिसिंग इंफॉर्मेशन दो। पॉइंट 6 में पढ़ाता हूं अभी। अब आगे आपको पता है 2 तरह के बंदे होंगे। आपको नोटिस आ गया कि आई कैप को आपने फॉर्म जमा करवाया, पिक्चर आपकी मिसिंग है या दादा बुक आपने गलती से लगा दिया, तो आपको नोटिस आ गया डेफिशिएंसी का। अब बच्चे आगे 2 किस्म के होंगे, बता दें कौन कौन से। टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस एंड टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस। तो अब 2 किस्म के बच्चे होंगे, नॉट कंप्लाई और कंप्लाई। आप बता दें किस सूरत में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, किस सूरत में आपको डेप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, अगर आपने फिर भी कमी पूरी नहीं की, आप तस्वीर अपनी नहीं भेज रहे, आप कहेंगे दादा भी पेपर देने आएंगे। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, द रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज, फिर आपकी रिटर्न इनवैलिड है, ये लो आपकी रिटर्न, फिर आपकी रिटर्न इनवैलिड है, एंड इट विल बी अज्यूम्ड दैट नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, और ये अज्यूम किया जाएगा आपने जमा ही नहीं कराई। जाओ फिर निकल जाओ, नजर ना आना आइंदा। इफ टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस इन ड्यू टाइम, और अगर आप ड्यू टाइम कोई ना कोई देगा, उसमें अगर आप नोटिस से कंप्लाई कर दें और अपनी तस्वीर भेज दें, द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट, बस फिर कंप्लीट है। लेकिन उस दिन नहीं,
जिस दिन आपने कमी पूरी की उस दिन, जिस दिन दादाजी की तस्वीर लगा के भेजी थी, उसी दिन समझ लिया जाएगा मुकम्मल है। वो बड़ी रिलैक्सेशन है यहाँ। इट विल बी assumed it is complete on the day it was furnished, जब जमा कराई थी उसी दिन सही थी, कोई मसला नहीं, बस कमी को पूरा कर दें। ये विटामिन की कमी नहीं है या कैल्शियम की कमी नहीं है। ये रिटर्न में P&L बैलेंस शीट या कोई चीज आपने अटैच नहीं की। चलेंगे याद कर लें सारा। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न, तो दो assumptions ली जाएंगी। इट विल बी assumed that commissioner has made an assessment and return shall be considered as an assessment order issued by commissioner। आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, अब फिजिकली नहीं आएगा लेकिन एज्यूम कर लिया जाएगा आ गया है, लेकिन ऑब्वियसली आपका ऑडिट हो सकता है। कमिश्नर में सिलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट। अब याद करें, इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट तो कमिश्नर एक छोटा सा सॉफ्ट सा नोटिस भेजेगा आपके घर। द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस टू, किसको, क्या बताएगा, इस तरह याद किया करें घर में, किसको क्या बताएगा, अब क्या कहेगा, टू फुल टू प्रोवाइड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, उसे कहेगा मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे दो। अगर वो ना दे तो, अगर वो ना दे तो रिटर्न, अगर वो दे दे तो रिटर्न कंसिडर्ड एज, मतलब कि ये लफ्ज आई कैप ढूंढा करेगा उसके, कंसिडर्ड एज कंप्लीट, इनवैलिड, ये अल्फाज आपने लिखे हैं या नहीं। तो ये है जी स्टोरी। अच्छा, 2002 में एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाई, 2052 में आके पोतों को किसी ने कहा कि आपके दादा अबू के रिटर्न में डेप्रिसिएशन का सफा मिसिंग था, हमें पता नहीं चला इन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लिया 50 साल बाद आके। तो क्या ये जो कमीशन नोटिस भेजता है इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए या जब मर्जी मुंह उठा के नोटिस भेज दे? यानी ये तो नहीं कि हमारे दादाजी ने अगर 2002 के अंदर अपने टेक्सटाइल के कारोबार की रिटर्न जमा कराई है तो 2052 के अंदर 50 साल बाद आके टैक्स वाले कह रहे हैं यार वो हमारी नजर पड़ी थी उसमें ना P&L मिसिंग है, जरा जमा कराओ। वो पागल ही हुए, हम इस तरह के अल्फाज नहीं बोलते। अच्छा जी, अब इसमें भाई रूल ये है कि 2018 मेरा साल है। आपके तो नहीं किताब में इतनी डिम डायग्राम, आपकी तो बड़ी अच्छी सी है ना, डिम है लेकिन समझ आ रही है, एनक तो नहीं लगानी पड़ी ना। आपका साल है 2018, आपका साल है 2018। आपने 2018 की रिटर्न कब जमा करवाई? 30 सितंबर 18 को 30 सितंबर 18 को, 3 महीने बाद जाके। तो अब कमिश्नर ने इसमें कमी ढूंढनी है, कमी 2-4 दिन में ढूंढ ले, 15 दिन में ढूंढ ले, कमी नजर मारे, 20 दिन में कमी ढूंढ ले। अगर रिटर्नें बहुत ज्यादा आ गई हैं, यानी 1000 बंदे ने आपके कमिश्नर ने आपके इलाके में आकर रिटर्नें जमा करा दी हैं, तो 3-4 महीने में कमी ढूंढ ले, 5 महीने में कमी ढूंढ ले, वरना तो टैक्स पेयर को भी भूल जाने की कमी पता नहीं क्या कैसे पूरी करूं। कुछ 7 महीने में कमी ढूंढ लें। अगर आपने कमी ढूंढनी भी है, कमिश्नर कहता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कमी ढूंढ लें, ऊपर से मिला के पढ़ें, द नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज। कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा 180 डेज के, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज 180 डेज फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर ना हुकूमत का साल होता है और ये 30 जून को ही हमेशा एंड होता है। ये कोई स्पेशल या ट्रांजिशनल की तरह सितंबर में एंड नहीं होता। द नोटिस कैन बी इशूड, एंजॉय करें, द नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which the return is furnished। आप मुझे बताएं कि हमारा साल कौन सा है? 1 जुलाई 17 से 30 जून,
18। इसको साल कौन सा कहते हैं? टैक्स ईयर 2018। इसकी रिटर्न कब जमा करवाएंगे? इसकी रिटर्न 30 सितंबर 18। अब हमने दिन गिनने हैं जरा 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। मुझे जरा थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस करवाएं। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश्ड इज 18। फॉर जिस साल के लिए जमा कराई उसका नाम 18 है। बट व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड? ये तो यकम जुलाई 18 से 19 का साल शुरू हो चुका है। What is the end of the financial year in which return is furnished? आप मुझे बताएं कि मैंने 180 डेज कहां से गिनने हैं? फ्रॉम एंड ऑफ 30 जून 19 के एंड से 180 डेज गिने। और अब 180 डेज मुझे गिन के बताएं कि ये 180 डेज जो है वो कब पूरे होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बैलेंसिंग 27। तो 27 दिसंबर 19 is the last date by which कौमी कैन बोले इशू। इस नोटिस का मकसद क्या है? टू इन्फॉर्म मी अबाउट द deficiency in return and he will order me to fulfill this deficiency. One 180 days from the end of 30 जून 19। वो फिर अगले 180 30 जून 19 से गिनना शुरू करने बेसिकली आपने। ओके अब जी मेरे भाई मुझे जरा बात बताएं कि what should be my starting point? What should be my starting point for count? What should be my starting point for count? मैं 180 डेज यहां से गिनने शुरू करूं? मैं 180 डेज यहां से गिनने शुरू करूं? मैं 180 डेज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से गिनने शुरू करूं? यस, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोलें अ नोटिस कैन बी इशूड within 180 days from the end of that financial year in which return is furnished. अच्छा, शायद आपको कंपनीज के लिए याद हो कि कंपनीज जो है वो दिसंबर में रिटर्न जमा करवाती हैं। याद है? कंपनीज जो हैं अगर इनका जनवरी से जून ईयर एंड है तो ये कब रिटर्न जमा करवाती हैं? दिसंबर में। ये जरा रिवाइज कर लीजिएगा घर जाके। कंपनीज दिसंबर में रिटर्न जमा करवाती हैं।
तो एक कंपनी है, उसका ईयर एंड है 30 जून 23। कंपनी में ना, बस दोबारा सुन लें अगर भूला हुआ, जनवरी से जून अगर आपका ईयर एंड है ना, जनवरी से जून, सोचते रहे जनवरी से जून, तो आपने सितंबर में नहीं आना, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लें, दिसंबर तक आ जाएं। तो रिटर्न फाइल्ड ऑन 31 दिसंबर 23, आपने रिटर्न जमा करवा दी 31 दिसंबर 23 को। सो अभी हम कौन से सेक्शन की रिवीजन कर रहे हैं? सेक्शन 120 का 180 डेज वाला 6, तो 120 का 6। अब मुझे बता दें, मैं 180 डेज कहां से गिनने शुरू करूंगा? 180 डेज फ्रॉम 180 डेज from the end of the financial year in which the return is furnished. What is the year for which the return is furnished? 23. But what is the year in which the return is furnished? 24। 31 12 23 आपको पता है 30 जून 24 के साल में आता है, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24। What is the year in which the return is furnished? तो 180 डेज गिनना शुरू करूंगा फ्रॉम 30 जून 24। तो कैसे गिनूंगा? जवाब वही आ जाना है 180 दिन, क्योंकि वो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 27, 2025 नहीं, खुदा का खौफ करें, 30 जून 24 से गिनना शुरू करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 27 दिसंबर 2000 is last date by which commissioner can issue a notice। कितनों को समझ आ गई? जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके जी, हाइब्रिड में भी 3 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बाकी भी खड़े कर दें हाथ। शुक्रिया, 1-2 फिर भी रह गए, खैर है, चलो चलता है साथ साथ ही ऐसे। चलें जी, मुझे बताएं, ये जो मैंने 31/12/23 को रिटर्न जमा करवाई है, ये साल कब खत्म होने? ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून 24 है ना? ये देखें, ये 30 जून 23 का साल है, मैंने 31/12/23 को रिटर्न जमा करवा दी, तो ये साल अब कब खत्म होने? तो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। इससे आगे कितने दिन गिनने हैं बोले? 180। ओके, नाउ कम ऑन, रिमेन ऑन पेज 383। पेज 383 पे आए। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है जो सेक्शन 120 में नहीं था, इसलिए इसको हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। नया कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 4 आपने गलतियां की हैं रिटर्न में, तो ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टम एडजस्टमेंट कर देगा। कोई अरिथमेटिकल एरर हो गई है, मिस्टेक हो गई है, नहीं कास्टिंग एरर कैलकुलेटर वाली, आपने किसी लॉस को डिसअलाउ कर दिया, डिसअलाउ
आपका कोई डिडक्टेबल अलाउंस है ज़कात वगैरह, सिस्टम उसको डिसअलाउ कर देता है, क्योंकि उसने पता चला सिस्टम को कि ज़कात एंड रुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा नहीं हुई। आपको कोई लॉस है 8 साल पुराना, मिसाल के तौर पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, आपका कोई 8 साल पुराना लॉस है, वो आपने माइनस करने की कोशिश की, सिस्टम ने डेड कर दिया। कोई और लॉस सिस्टम ने आपका डेड कर दिया। आप कैपिटल गेन का करंट ईयर का लॉस जबरदस्ती माइनस करना चाह रहे थे, हालांकि वो तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता है, मेरा भाई आएगा। आप कोई टैक्स रेट जबरदस्ती माइनस करना चाह रहे थे, जो माइनस नहीं हो सकता, जो टैक्स रेट है ही नहीं। आपने प्राइवेट इदारे को चैरिटी दे दी, वो दूसरा जो इदारा कहता है मुझे नहीं पता ये चैरिटी दी है। और आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो अपेरेंटली गलत है, अपेरेंट इनकरेक्ट दावा। अपेरेंट मींस, अपेरेंट का मतलब क्या होता है? वाज़ेह, और क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा। तो आप कोई गलत दावा कर रहे हैं रिटर्न के अंदर, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने रिटर्न में की तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनको सही कर देगा। तो 4 गलतियां बताएं जो सिस्टम ऑटोमेटिकली सही किया करेगा, बड़ी आसान सी गलतियां। नंबर 1, अरिथमेटिकल एरर, वाज़े तौर पे इनकरेक्ट दावा, डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस, और डिसअलाउ कर देगा आपके टैक्स क्रेडिट, और डिसअलाउ कर देगा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करना। मिसाल के तौर पे 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब आप 7वें साल भी कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो डिसअलाउ कर देगा सिस्टम। अच्छा जी, इसमें भाई पहले आपको नोटिस आएगा, फिर टैक्स पेयर उसका रिप्लाई करेगा, फिर ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स विल बी मेड बाय सिस्टम। तो एफबीआर का सिस्टम आपकी ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट करेगा। ये जो 4 मैंने बताई हैं, पहले आपको क्या आएगा? नोटिस आएगा, पहले आपको बताएंगे हम करने लगे हैं, हम आपके लॉसेस डिसअलाउ करने लगे हैं, तो आप रिप्लाई कर दें। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना हुआ तो फिर वो सिस्टम बस ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर देगा। फिर अच्छा जी, मॉक का व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो शेयर हुए क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन, उसमें कुछ थ्योरी के 2-3 सवाल एक्स्ट्रा हैं, वो असल में मैंने तो डाले ही थे, लेकिन वो अनलकीली कुछ 1-2 टीएस के कन्फ्यूजन की वजह से अपलोड आप तक कोई और हो गया है। तो बहरहाल अभी जो मैंने बनाया था मॉक, उसका क्वेश्चन और सोल्यूशन मैं आपसे शेयर कर दिया। उसमें कुछ छोटे मोटे 2-3 सवाल एक्स्ट्रा हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए ट्राई। ओके। और ऑनलाइन में हम ऐसा करते हैं कि मेन जो मॉक अपलोड हुआ है उसको हुआ रहने देते हैं, तो नीचे मॉक के साथ कुछ लिख देते हैं, मॉक इंक्लूडिंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर रिवीजन, इस तरह लिख के हम एक और मॉक अपलोड कर देते हैं और उसका भी सोल्यूशन डाल देते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमने तो एक बैलेंस्ड पेपर बनाया था जिसमें थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल भी था, बस वो एक थोड़ी सी टीएस की आपस की कन्फ्यूजन की वजह से गलत अपलोड हो गया, लेकिन मेन जो हमने टेस्ट करने थे सवाल वो डल ही गए थे। अच्छा जी, अब माय डियर, आज FAR 2 की मेरी क्लास है, पता नहीं 2:30-3 अगर ख़त्म हो तो मैं आपको, अगर आप इधर हुए तो आपको मैसेज कर दूंगा कि टर्म टेस्ट की हल्की फुल्की कोई डिस्कशन है, तो 2-4 चीज़ें उसमें अगर हैं तो मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, पहले पास पेपर तो हम ख़त्म कर लें, फिर टर्म टेस्ट भी हमारे डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, एक रिटर्न शेल बी प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम। रिटर्न हमेशा कहाँ से गुजारी जाएगी? ऑटोमेटेड सिस्टम से, टू अराइव एट करेक्ट टोटल इनकम, करेक्ट टैक्सेबल इनकम एंड करेक्ट टैक्स। कितनी कितनी चीजें सही करेगी वो रिटर्न? वो बोले ना, कहां से गुजार के क्या क्या सही करना है? A return shall be processed through automated system to arrive at correct total income, correct taxable income and correct tax by making adjustments for blah blah blah. ये क्या लिखा हुआ है? Adjustments shall be made after issuing a notice to taxpayer. ये लाइन समझ आई आप लोगों को? Adjustments shall be made after issuing a, ये बात समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। एडजस्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू, अगर ये ऊपर वाली आपने बना लिया तो एडजस्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ नोटिस। द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर शैल बी कंसिडर्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर
वो नजर आ रहा है? रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर, रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर शेल बी बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, करने से पहले आपके रिस्पॉन्स को कंसिडर किया जाएगा। इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड इन 30 days, in case no response is received in, adjustment shall be made, एडजस्टमेंट कर दी जाएंगे, फिर आपके रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया जाएगा। तो बताएं जी, नोटिस देने के बाद आपके पास कितने दिन है रिस्पॉन्स करने के लिए? 30 दिन में अगर आपने रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं, तो एडजस्टमेंट नहीं होंगी, नहीं। 30 दिन में अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो आपके रिस्पॉन्स को सामने रख के एडजस्टमेंट होंगी। लेकिन अगर 30 दिन में आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर जो सिस्टम ने सोची है वो सारी हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप रिस्पॉन्ड कर देंगे तो अगर उसने 4 एडजस्टमेंट करनी है, खाली 2-3 करेगा। और अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो गुस्से में जो उसने 4 सोची हुई है, 4 की 4 ही कर देगा। समझ आई बात? नहीं समझ आई? चलें, ये जरा 2-4 लाइनें ऊपर नीचे वाली दोबारा पढ़ लें। अ रिटर्न शेल बी प्रोसेस थ्रू, रिटर्न को किससे गुजारा जाएगा? ऑटोमेटेड सिस्टम से। टू अराइव एट बला बला एंड बला बाय मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर बला 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 एंड बला। एडजस्टमेंट शेल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ नोटिस। इधर से देखें, बोलें, एडजस्टमेंट्स शेल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ नोटिस। द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर शेल बी कंसिडर्ड बिफोर एडजस्टमेंट। आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, फिर ही एडजस्ट करेंगे हम चीजें। And in case no response received in 30 days of notice, adjustments shall be made. फिर एडजस्टमेंट्स कर दी जाएंगी। अच्छा, ये 2 लाइनें मैं बाद में पढ़ता हूँ। Provisions of this section shall apply from the date notified by board. However, board has yet not notified any date. Resultantly, the concept of self-assessment is still applicable. इसको छोड़ें, बस ये लाइन काट दें। तो भाई 2A अभी तक पाकिस्तान में लगा नहीं है। कहते जब लगेगा मैं बता दूंगा। अभी 2A पाकिस्तान में लगना शुरू नहीं हुआ, इतने सिस्टम ऑटोमेटेड अभी तक नहीं हो सके, तो अभी तक 2A पाकिस्तान में नहीं लगा। प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A shall apply from the date notified by FPR. However, FPR has yet not notified any date. अच्छा, लोगों के दिलों में एक डर रहता था कि पता नहीं एडजस्टमेंट कब हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 15 साल बाद हो जाए। मिसाल दे रहा हूं, लोगों के दिलों में एक डर रहेगा कि पता नहीं एडजस्टमेंट कितने अरसे बाद हो। कहते हैं एडजस्टमेंट्स जो है ना, एडजस्टमेंट्स जो हैं, एडजस्टमेंट्स की लास्ट डेट ये है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च लास्ट डेट फॉर एडजस्टमेंट। इसके बाद कमिश्नर एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता। बस अगर आपने करना है फिर ऑडिट वगैरह शुरू करें, और रास्ते हैं इसको पकड़ने के, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और रास्ते हैं इसको पकड़ने के, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अब मैनुअल करना है तो करो काम, बस। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रिटर्न जमा कराने के 6 साल के अंदर हो सकती है या 6 महीने के अंदर। तो ऐसा करें कि इधर ना छोटा सा 2A लिख के इसको भी बीच में ही घुसा लें, इसी तरह बीच में ही घुसा लें। ये 2A की बात है, या हम वो 180 वाले की बात कर रहे हैं, वो बात खत्म होगी भी है। ये किसकी बात है? 2A वाले की। बड़ा सा लिख दें, फॉर 2A ओनली। ये बात हमने किसके लिए लिखी है? सिर्फ 2A के लिए। अच्छा, एक मिनट इधर देखें। आपने रिटर्न जमा कराई, उसमें कोई सफा मिसिंग है, वो तो यहां तक मांगा जा सकता है, उसमें तो काफी टाइम है। लेकिन आपने रिटर्न जमा कराई, उसमें कोई ऑटोमेटिक गलती सही करनी है, वो सिस्टम कब तक ऑटोमेटिक गलती सही कर सकता है? अगर 6 महीने बाद सिस्टम ने ऑटोमेटिक गलती पकड़ भी ली, तो सही नहीं कर सकता। वो फिर मैनुअल साइट पे आए और आके हमें बताए कि यार ये मसला है। तो बता दीजिए सिस्टम क्या करे, गलतियां कितने अरसे में पकड़ ले, उसके बाद नहीं गलतियां सही कर सकता।
ओके ये लाइन जरा पढ़ें। अगर एडजस्टमेंट नहीं की 6 महीने में ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब फाइल हुई है कोई बताए? 30 सितंबर 18। अगर इसके 6 महीने में एडजस्टमेंट नहीं हुई, अगर इसके 6 महीने में एडजस्टमेंट, इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड बाय सिस्टम इन 6 months of filing of return, so the amounts in return shall be assumed to be adjusted the original amount in the returns। जो ओरिजिनल अमाउंट है वही एडजस्टेड है, हालांकि एडजस्ट नहीं हुई, एडजस्ट नहीं हुई, उन्हीं को क्या समझ लिया जाएगा? वो मैं ओरिजिनल भी लिख सकता हूं, अनएडजस्टेड भी लिख सकता हूं, जो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा रहे। मतलब कि जो आपने जमा कराया था बस वही सही है सारा, इसको ओरिजिनल लिख लें या अनएडजस्टेड लिख लें, जो आपको ज्यादा बेहतर समझ रहेगा घर में। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हुए बगैर ही एडजस्टमेंट हो गई, तो एज्यूम किया जाएगा एडजस्टमेंट हो गई, हालांकि हुई। और इसमें क्या एडजस्टमेंट्स होंगी? कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, जो फिगर्स आपने कही थी वही सही है। If no adjustment is made in 6 months, the original amounts in the return shall be assumed to be adjusted and taxpayer shall be informed automatically through IRS. Taxpayer shall be informed to be relax। अब आप रिलैक्स हो जाओ ऑटोमेटिकली थ्रू IRIS। IRIS के जरिए आपको बता दिया जाएगा रिलैक्स रहो, अब कुछ नहीं हो। अब वो अब कम से कम बोले, हाँ अब कम से कम ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट नहीं होंगी, बाकी जो होना है वो हो। ओके नेक्स्ट जी। अरिथमेटिकल एरर की डेफिनेशन और इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न की डेफिनेशन। अरिथमेटिकल एरर क्या होती है जी? अरिथमेटिकल एरर इंक्लूड्स एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है जी, बोलें अरिथमेटिकल एरर क्या होती है? रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, मे बी फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स। पिछले सफे में लफ्ज पढ़ा था ना अरिथमेटिकल एरर। और इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न, इनकरेक्ट दावा जो वाजे है रिटर्न से, इज अ क्लेम इन द रिटर्न। मिसाल के तौर पर डेट द टैक्स पेमेंट इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, तो टैक्स पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रही फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के सिस्टम से हमें पता ही नहीं चल रहा आपके पैसे आ गए हैं, तो ये तो आपने गलत दावा किया है। फिर ये तो वाजे दावा आपका, आप कह रहे हो मैंने टैक्स दे दिया, बैंक कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं आए, तो ब्लंडर है। आपकी कोई डिडक्शन है वो एक्सीड कर गई है लिमिट, आपकी कोई डिडक्शन है वो एक्सीड कर गई है लिमिट। आपको याद है मिसाल के तौर पे 20% ऑफ परचेज होती थी, वहां तक अलाउ होती थी, ठीक है। सैलरी आपकी 32,000 रुपए तक अलाउ होती थी, 32,000 सैलरी। और रेशो और फ्रैक्शन की भी उधर एग्जांपल्स हैं, कभी खुलेंगे तो मैं बता दूंगा। ए इंटू बी ओवर सी टाइप भी एक दो चीजें हैं उधर चैप्टर 18 के अंदर। तो ये सारी मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो डिडक्शन एक्सीड द लिमिट, अगर डिडक्शन लिमिट को एक्सीड कर जाएगी तो सिस्टम खुद ही एरर पकड़ लेता है कि सैलरी 35,000 की कैश में पे की है, ये एरर है। तो डिडक्शन एक्सीड द लिमिट, ये भी करेक्ट दावा है या फिर इनकरेक्ट दावा है? फिर इनकरेक्ट दावा है, फिर तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, in which an item is inconsistent with another entry of the same item in return, in which an item is in return, बोलें in which an item in return is inconsistent with another entry of the same item in return। एक मिनट ना, इसकी मिसाल लिख लें पहले पॉइंट 1 की। वर्किंग 1 में और फेस पर
ये मैं उर्दू लिख रहा हूं, वर्किंग वन में और फेस पर ज़कात की डिफरेंट अमाउंट है। पहले मतलब समझिए, फिर नोट कीजिएगा, फिर फिक्रा पढ़िएगा। वर्किंग वन में और फेस पर ज़कात की डिफरेंट अमाउंट है, मतलब बताएं इसका। वर्किंग वन में और फेस पर ज़कात की डिफरेंट अमाउंट है। वर्किंग वन में आपको पता है, आप लोग वर्किंग वन में इनकम बिजनेस निकालते हुए ज़कात उल्टाते हैं, अगर खर्चों में पड़ी हो ज़कात उल्टा के फिर फेस पे लाके रिक्लासिफाई करके माइनस करते हैं, तो वो दोनों अमाउंट्स अगर डिफरेंट हैं तो कोई ना कोई एरर हुई है, डेट इज एन अपीरेंट इनकरेक्ट क्लेम, ये आपका गलत दावा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह डोनेशन ले लें, वर्किंग वन में आपने डोनेशन ऐड की 10,000 रुपए और न्यूमेरिकल के फेस पे लाके आपने उसको 11,000 कर दिया, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोलें इसका मुश्किल सा नाम, इन विच एन आइटम इन रिटर्न is not consistent with an other entry of same item, उसी आइटम की अदर एंट्री किसी जगह हुई इन रिटर्न में और वो इनकंसिस्टेंट है दोनों आपस में। तो शायद मैंने कोशिश की है लिखने की एक मिसाल, अगर याद रहे तो। ओके, नेक्स्ट जी। चैप्टर 12 पेज 330। मार्कर, A, B and C are partners, chapter 12 page 330। A, B and C are partners of an AOP and share profits and losses in the ratio of 5:3:2। ABC is engaged in the business of trading consumer electronics and has two independent branches, one in Tehran and one in Dubai। तो एक इसकी ब्रांच तेहरान में, एक दुबई में, तो हेड ऑफिस कहाँ है? ये तो ब्रांचेस है ना, तो हेड ऑफिस कहाँ है? तो पाकिस्तान में होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। चलें जी, तीसरे सफे पे जाके वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसकी? एओपी की। प्रॉफिट बताएं। 4500। क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost, which is 1300. However, NRV is 1100। अब क्लोजिंग स्टॉक किस पे पड़ा है? 1300 पे। लेके किस पे जाना है? 200 का लॉस रिकॉर्ड करना है। बता दें, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कम होता है। ये इस तरह भी सोच लें, एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम होता है, या एनआरवी लिख लें ये रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, कम कर दें प्रॉफिट, लेस 200। इसके अलावा भाई हमने
कमीशन ऑफ 290 पेड टू ए, एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ 3,10,000 पेड टू बी एंड 4,55,000 पेड टू एमसीबी बैंक ऑफ अ लोन ऑब्टेन्ड बाय सी। बस ये भी इसका फिर जाती खर्चा ही हो गया ना, इसका जाती लोन था, बिजनेस ने पे कर दिया। तो पार्टनर के फायदे के लिए कोई भी पेमेंट हो तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो बोलें कमीशन किसको दिया है? ए को। कितना? और आगे अवार्ड, परफॉर्मेंस अवार्ड 310 और पर्सनल बेनिफिट सी का ईद मिलन पार्टी, ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है, इस तरह के माइनस कर दिया करें फंक्शंस वगैरह। चाहे ये भी लिखा हो कि इसमें उनकी क्या कहते हैं फैमिलीज भी आई थी, फिर भी अलाउड है, कोई मसला नहीं। ये ईद मिलन पार्टी दोबारा लेस कर दें या बस ठीक है, बस शो कर दें ईद मिलन, मिलन मिलन, शिलन शिलन। अकाउंटिंग डेप्शन फॉर द ईयर इज 400, अकाउंटिंग डेप्शन फॉर द ईयर इज 400, अकाउंटिंग डेप्शन को उल्टा दें। क्लियर? और टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। नहीं भाई, टैक्स डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं करनी, हम पहले माइनस करेंगे पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करेंगे पुराने हमारे साल के डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करेंगे पुराने साल के डेप्रिसिएशन। भाई जनाब बड़े वाले न्यूमेरिकल में कल वाली एडजस्टमेंट देख लें जो हमने सीखी थी। यहां पे खड़े होकर हम अभी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन आदतन माइनस किया करते थे हम न्यूमेरिकल्स में, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर देते थे फौरन। यह आदत बहुत बुरी आदत है, इस आदत को खत्म कर दें। इस आदत को अपनी जिंदगी में डाल चुके थे, इस आदत को अपनी जिंदगी से निकाल दें। ये आदतें मत डालें, ये आदतें मैंने ही डलवाई आपको कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, लेकिन ये आदतें बच्चों वाली थी। उस वक्त आपको रेंगना सिखाया जा रहा था, लेकिन अब आपको चलना सिखाया गया है कल, तो आप प्लीज चलें खुदा के लिए। ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होगी बाद में, पहले माइनस होगा पुराने साल का लॉस जो आ रहा है, पहले माइनस होगा पुराने साल का। प्लीज खुदा के लिए अभी इसको ना माइनस करें। अदर इनकम में डिविडेंड इनकम पड़ी, इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है 4.5 लाख, अर्न की है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो बैंक के साथ, तो 4.5 लाख की इनकम है, पड़ी है 4.5 लाख पे, तो उल्टा दें लेस इंटरेस्ट इनकम। कितना? 4.5। बैंक ने इस पे टैक्स काटा है 45,000, टैक्स रेट से 10 का मतलब है कि उस पेपर में एंड पे टैक्स रेट्स दिए हुए थे इसके। अच्छा, अब बैंक ने इस पे जितना भी टैक्स काटा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये है कि ये फेस पे 450 ये करके ऐड होगी या ग्रॉस अप करके ऐड होगी? 450 ऐड होगी, क्योंकि रिसीव लिखे है या अर्न लिखा है? अर्न का मतलब होता है पूरी अमाउंट है, नेट ऑफ टैक्स नहीं है। अर्न का मतलब होता है पूरी अमाउंट है। अब इसको यहां से माइनस करके फेस पे पूरा ऐड कर दे। एओपी का न्यूमेरिकल, एओपी के कितने पार्टनर्स हैं? ए, बी एंड सी। एओपी टैक्स ईयर 2019। भाईजान ये ना 5 मिलियन से कम है। मैंने बताया था इंटरेस्ट इनकम अगर बैंक से कमाए और 5 मिलियन से कम हो, एक डब्बा याद है अदर सोर्स के चैप्टर में था, तो फिर इसको क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम। ये फाइनल टैक्स रिजीम।
अच्छा जी, अब देखें आगे। ओके, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि यहां तक जवाब क्या आ गया है? हाँ जी, अच्छा मैंने इसलिए पढ़ना खत्म कर दिया कि आगे सवाल में लिखा हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन पुराने साल का लॉस, और उसके आगे लिखा हुआ है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम तो देखेंगे क्या करना है, फॉरेन इनकम को तो छोड़ें आप अभी, फॉरेन इनकम की तो वर्किंग ही अलग है ना, तो मैंने बिला वजह नहीं न्यूमेरिकल क्लोज किया, बस आगे डाटा ही नहीं है। अब 5305,000 5305,000, अब मोहतरम ये जो प्रॉफिट अभी मैंने निकाला है ना, इसका मैं नाम रखने लगा हूं, चुप कराए ना, ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला है इसका मैं नाम रखने लगा हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन आप मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करवाने लगे थे, मैंने कहा था ना करें टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस, आपने कहा था मुझे आदत पड़ी हुई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्सेशन माइनस करने की, आप माइनस करवाने लगे थे टैक्सेशन, मैंने कहा था ना माइनस करें, आप करवाने लगे थे, मैंने कहा था ना माइनस करें। मेरी और आपकी जंग के बाद जब मैंने टैक्सेशन माइनस नहीं की, क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर था आप कुछ कर नहीं सके, तो जब मैंने टैक्सेशन माइनस नहीं की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो प्रॉफिट आया है 5305 का, इट इज प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, इट इज प्रॉफिट। वैसे बताएं टैक्सेशन कितनी है, ऊपर ब्रैकेट में दी हुई है, ऊपर ब्रैकेट में दी हुई है। अगर मैं ये माइनस कर देता, जो आदत पड़ी हुई थी अकाउंटिंग एक्शन उठा के टैक्सेशन माइनस करना, तो इसका नाम क्या बन जाता, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन भाईजान अब ये बुरी आदत है, तौबा करें इससे, कोई बड़ा बड़ा करके इसका नाम बताए, प्रॉफिट करंट ईयर का, प्रॉफिट करंट ईयर का 2019 का, दिस प्रॉफिट इज बिफोर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर, सी वाई, करंट ईयर का प्रॉफिट, ये जी करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया बिफोर डेप्रिसिएशन। अब तीन चीजों को तरतीब से माइनस कर लेते हैं। अच्छा भाई 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 भाइयों वाली बात करें आज, और आपको मैं चीज लगा देता हूं। अच्छा भाइयों वाली बात करें, और मुझे ये बताएं कि ये जो लॉस है ये आफ्टर डिप्शन है बिफोर डिप्शन है, जो सवाल में दिया हुआ लॉस है, क्योंकि मुझे फॉर्मेट में तो ये चीजें चाहिए ना, फॉर्मेट में ये चीजें चाहिए। ये लॉस कौन सा है, दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 70
5। जरा एक मिनट देखें कल वाला सवाल, जो मेन सवाल हमने किया था। 50 इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 30। इंक्लूड तो मींस फिर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है ना, यानी ये लॉस तक पहुंचते हुए इंक्लूड डेप्रिसिएशन पड़ी है, तो पड़ी है मींस पड़ी माइनस साइन के साथ ही होगी। तो इधर भी कल वाला सवाल जो बेसिक सवाल था, जो पहला सवाल था, जो जिंदगी का पहला सवाल था डेप्रिसिएशन का, उसमें मैंने क्या आपको कहा था, ये डेप्रिसिएशन है, ये लॉस है, दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ये भी तो कह सकता हूं ना, दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, दिस लॉस इन। आप मुझे बताएं आपको क्या इस लाइन से मतलब समझ आ रहा है, ये 830 जो है इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है या नहीं हुई हुई? दीज इंक्लूड से पता चला, तो इसका नाम रखें लॉस। ये आफ्टर वाला है, ये आफ्टर वाला है, ये देखें ये 50 वाला है, ये आफ्टर वाला है। हमें कौन सा चाहिए? बिफोर वाला। असल में डेप्रिसिएशन कितनी है और लॉस 800। ये लॉस किस में दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में? दिस लॉस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन या दिस लॉस इन डेप्रिसिएशन। ये तो मैंने क्वेश्चन से अपनी अंडरस्टैंडिंग निकाली है। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कह क्या रहा था। बोले क्वेश्चन क्या कह रहा था, दिस यानी 830 इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यानी इस तक आते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो। अब मुझे बताएं, अब मैं क्वेश्चन से मूव करूंगा किसकी तरफ? आंसर की तरफ। तो मुझे कोई बंदा बता दे व्हाट इज लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। कल कैलकुलेटर पे एक तरीका बताया था, आंसर की तरफ मूव करें। व्हाट इज लॉस? इसको 6 साल कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, माइनस। इसको 6 साल कैरी फॉरवर्ड करना है, और डेप्रिसिएशन कितनी है? इसको कहां तक कैरी फॉरवर्ड करना है? इन्फिनिटी तक। एक मिनट अभी नोट ना करें, आप मुझे तरतीब बता दें, आप मुझे तरतीब बता दें, ये सारा खूबसूरत सा नोट करके मुझे तरतीब बताएं। नंबर 1, नंबर 2, बच्चों पता चल रहा है ना ये 3 लाख क्या है? नंबर 2 और नंबर 3। चलें जी, क्वेश्चन में अच्छे तरीके से नहीं बताया हुआ था ना बिफोर कितना है। अगर क्वेश्चन में ही बताया होता बिफोर कितने है, तो फिर तो मसला ही नहीं था। क्वेश्चन में कौन सा बताया हुआ था? आफ्टर। क्वेश्चन में कौन सा बताया हुआ था? आफ्टर। क्वेश्चन आफ्टर। ओके,
हो गया जी। अच्छा, कोई इतने लंबे चौड़े स्यापे की जरूरत नहीं थी। आप लोग बस पेपर में इस तरह भी लिख सकते थे, बल्कि आप लोग बस वो स्यापा सुपा छोड़ें, इधर लिखें -830 + 70 -120। अब इधर ही नंबरिंग दे दें, बस इतना लंबे स्यापे की क्या जरूरत है, इधर ही नंबरिंग दे दें। इसको कहाँ माइनस करना है, नंबर 1। वो 2-3 सवाल जो टर्म टेस्ट में मैंने डालने थे और डल नहीं सके, अब आप उनको देख लेंगे जरा। जी शुक्रिया। वो एक बैलेंस्ड पेपर था, थ्योरी और न्यूमेरिकल का, जिस तरह ICAP में भी तकरीबन 50-50 आता है। तो किधर है चैप्टर नंबर 14? तो इधर ही नंबरिंग दे दें माय डियर, = माइनस। अब जरा नंबरिंग दें, पहले क्या माइनस करना है, लॉस बिफोर, फिर क्या माइनस करनी है, फिर क्या माइनस करना है, बस इस तरह नंबरिंग दे दें, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा मुझे सारे ये बताएं, आज बड़े वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग डेफिनेशन पहले उल्टा दिया करनी है। ये सब तो हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अकाउंटिंग वाले के डेफिनेशन को तो टैक्स वाले मानते नहीं, लेकिन अकाउंटिंग डेफिनेशन उठा के टैक्स डेफिनेशन माइनस ना करने की वजह बता दें। अगर मैं टैक्स डेफिनेशन माइनस कर देता तो इसका नाम क्या पड़ जाता, लेकिन मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ऐसे ऐसे करें मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, फॉर डेप्रिसिएशन। आप माइनस करें सबसे पहले, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर 2013 का 19 में, इतना पुराना लॉस है, 13 का 19 में माइनस हो सकते हैं, हो सकता है। ये आखिरी साल है, वो कर दें जल्दी से, छेती छेती बिठाएं इसको, मरण वाला है, 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 मरते मरते बच गया। ठीक है जी, अब जगह है तो देख लें, और नहीं है जगह तो फिर क्लोज करें बस। है जगह, व्हाट आर निच ऑफ द डे, 5180, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा करो भाई। अच्छा 518 नहीं, मारने वाले ने कहना 5180। आप मुझे ये बताएं, अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है तो किसको आवाज मारे पहले, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, 300। वो उते पाई, कितने पाई, उत्ते पाई, उत्ते पाई, इतने नहीं, उत्ते 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 उत्ते, लेस करंट ईयर, वो जो आप मैनेज करना चाह रहे थे 300। अब ये फिगर ग्रेटर है 10 मिलियन से, तो अमीरों वाला न्यूमेरिकल नहीं है ग्रेटर 10 मिलियन से। आज सुबह सुबह एक चीज सीखी है, अगर ये फिगर किससे ग्रेटर होती तो फिर तो आगे लोअर ऑफ करके, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है ये फिगर लेस है 10 मिलियन से। भाई अगर ये फिगर लेस है 10 मिलियन से तो फिर क्या टेंशन की जरूरत है, फिर आप फिर पूरा माइनस करें, लेस देन 10 मिलियन। so deduct brought forward depreciation full या lower off, और अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होता तो फिर खोता, फिर वो लोअर ऑफ करके करना पड़ता, लेस आन दो, जितनी भी आन दो, आने दें जितनी भी है, 705 और भाई लोर 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 कसूर मियां वाली पत्तों की सब बैठ गए, बस स्टैंड खाली हो गया। 41 ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लेस देन 10 मिलियन है, सो डिडक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन फुल, और अगर ग्रेटर देन 10 मिलियन होता लोअर ऑफ एक्चुअल और 50% ऑफ 4880।
10 मिलियन है या 4.8 मिलियन है? भाईजान किधर, जल्दी हाथ दूंगी, चलती हुई क्लास से उठ के जा रहे हैं। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, किस साल के लिए बोले? 31 दिसंबर 18। अच्छा, ये 31 दिसंबर 18 ना असल में स्पेशल टैक्स ईयर है, इसको 30/19 से डिनोट करते हैं, इसलिए ये ना कहिएगा पेपर में नोट डाल के कि डेटा 18 का था, क्वेश्चन 19 का था, सो आई एम नॉट सॉल्विंग। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, और ऊपर भी 18 ही है। 31 दिसंबर 18 को डिनोट करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर 19 से। फॉर द, ये दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड तेहरान ब्रांच मेड अ लॉस ऑफ 18 लाख। ये फिगरें ऊपर वाले प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल नहीं है। अच्छा, अब बताएं, दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड तेहरान ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 18 लाख। ये क्या कहते हैं, ये कितने हेड्स ऑफ इनकम है? एक ही हेड ऑफ इनकम। और इस हेड ऑफ इनकम का नाम बता दें पहले। इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। बताएं जी, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बताएं, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स कितनी है? दुबई में क्या आया? लॉस। और तेहरान में, दुबई में क्या आया? प्रॉफिट। और तेहरान में लॉस। डेटा सिंप्लीफाई करें, कल नहीं किया था डेटा सिंप्लीफाई, डेटा सिंप्लीफाई करें जी, बोलें। 1500, तो 300 का लॉस आ गया, तो 300 इज माई लॉस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ओके, हर फॉरेन लॉस को अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब ये छू है या छी है? देखिए, फॉरेन इनकम जोर तो है नहीं, ये छू छी फॉरेन इनकम्स के लिए बोला था हमने, तो फॉरेन इनकम और तो है कोई नहीं, तो ये तो पाकिस्तान इनकम है, इसको साइड पे रखें। फॉरेन इनकम और तो कोई है नहीं, फॉरेन इनकम में अगर पॉजिटिव हो तो न्यूमेरिकल के ऊपर फेंक दें, और अगर लॉसेस हो तो नीचे फेंक दें। अब ये इनकम है या लॉस है? इसको नीचे फेंक दें। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है, मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि फॉरेन लॉसेस बिजनेस के हों तो पाकिस्तान के बिजनेस से माइनस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हमने आने वाले दिनों में पढ़नी है, अगर पाकिस्तान के लॉसेस हैं, लूले लंगड़े पाकिस्तान के लॉसेस हैं, तो उनको फॉरेन इनकम्स में से माइनस, इसकी थोड़ी सी अजीब सी लॉजिक सी बनाई थी ताकि याद रहे पेपर में, ताकि वाइस वर्सा उल्टा ना हो जाए कि कोई बाहर के मुल्क के बीमार हैं तो उनको आप पाकिस्तान के अस्पतालों में ना बुला के माइनस करें, बाहर के मुल्क के कोई लॉसेस हैं, लूले लंगड़े, उनको उधर ही रखें। अजीब सा लफ्ज़ है बट कॉन्सेप्ट देने हम, लॉसेस लूले लंगड़े, तो बाहर के मुल्क हैं तो उनको उधर ही रखे, उनको पाकिस्तान में से बाहर। लेकिन अगर पाकिस्तान के लूले लंगड़े लॉसेस आ जाते तो उधर प्रॉफिट होते, तो वो फिर कभी देखेंगे सवाल में, उसकी इजाजत है माइनस करने की। चलें, फिलहाल पाकिस्तान के बता दें प्रॉफिट्स हैं 47। अच्छा, इस तरह लिख दिया कर देना हद होगी। अम्मी मैंने नमक कहा था, आप चीनी इस तरह बोलते हैं, इस तरह बच्चे घर में। अम्मी आपको क्या पता, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है वहां से। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन, वैसे डैश डाल दें, शायद नहीं भी डालेंगे तो शायद आई क्या एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बस इसको शो कर दें कि नहीं है यार, इसको छी कर दिया, नीचे फेंक दिए, तो कैरी फॉरवर्ड कर ले। कितना? 46। अच्छा, वो ना आपसे एक बात करनी थी,
ये जो हमने तेरी हंसी निकल जाती है, ये जो हमने पढ़ा है ना सेक्शन 120, इसे घर जाके ना याद जरूर कीजिएगा। चैप्टर 15 में जो पढ़ा है हमने असेसमेंट्स वाला, इसको जरा घर जाके याद कर लीजिएगा। टोटल इनकम, शुक्रिया। लेस FTR, वहां जाके खोती बोर्ड थले, कैसी बातें बोलती हैं हम तो घर में, इससे बातें नहीं होती हमारे, और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। टैक्स निकालें 4.175 मिलियन का, चैप्टर 4 में जाके टेबल 1, भाई कहने टैक्स निकालना आ गया हुआ है। हाँ जी, प्लस 40% ऑफ 9 2 97 जी, अच्छा अब किसका टैक्स ऐड करना है भाई? जिसको माइनस किया हुआ है ना, इधर देखे ना, उधर क्या देख रहे हैं? जिसको माइनस किया हुआ है, किसको माइनस किया हुआ है? 450 को, इसको, इसका टैक्स अलग से निकालें। अच्छा यहाँ फॉर्मेट में आगे क्या आता है? माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो तो है नहीं फॉरेन इनकम, माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, माइनस चैरिटी वगैरह का, और उसके बाद फिर ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर आता है ऐड टैक्स ऑन FTR। वो डिविडेंड का रेट 15% है, प्रॉफिट ऑन डेट का भी 15% है। प्रॉफिट ऑन डेट रेट 450 इंटू 15%, 68। ये लिख लिया हुआ आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड लॉस, ये मैं हर जगह बता रहा हूं। अच्छा कितना भाई? ये सवाल ना असल में पास पेपर क्वेश्चन 30 या 31 था चैप्टर 18 में, वहां से ये 4.5 लाख वाली एडजस्टमेंट उठाई भी है। उस सवाल में भी मैंने आपको याद होगा बताया था कि अब ये अजीब सवाल है कि हमारी डिविडेंड में और प्रॉफिट ऑन डेट में पता है क्या नियत होती है कि जो हमने ऐड किया उसी को फौरन लेस भी कर दें, जो ऐड किया उसको फौरन लेस भी कर दें, उसी अमाउंट से किया करना है। लेकिन ये अजीब पेपर आया था जिसमें बैंक ने टैक्स काटा ही 45 है। अब आपकी क्या राय है कि इसको 68 ऐड करके लेस करें या 68 बनता है और काटा बैंक ने 40, तो माइनस कितना करें? 45। किसी को बात है? ये बात याद है? क्वेश्चन 30-31 में की थी चैप्टर 18 में। तो असूली तौर पे फाइनल टैक्स में रूल बताएं क्या है? जो टैक्स आपने बनता है वही बैंक आमतौर पे काट लिया करेगा, वही माइनस कर दे। लेकिन अगर कभी बने कुछ और काटा कुछ और हो तो माइनस पे 68 नहीं करना, लेस टैक्स डिडक्टेड। जी बोलें। 1063। अब एक वर्किंग करनी है, उठे जल्दी करो, कैमरा दो। अब एक वर्किंग हमने करनी है, आपको याद होगा बाकिर, असद और टोटल वाली। तारिक में तो पता नहीं कौन सी थी, याद है किस नाम से? मुझे तो भूल गया है। बाकिर, असद, टोटल, सुहेल, खालिद, काजी, टोटल, इस तरह की वर्किंग करनी है। लेकिन वो किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? मिस्टर ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो मिस्टर ए का डेटा देखें, दिया हुआ है, ही अर्न्ड बिजनेस इनकम ऑफ 6 लाख। तो ये तो अब एक रिवीजन हो रही है, यहां पे किसका न्यूमेरिकल खत्म हो गया है? एओपी का। अब ये जो अगला काम है ये ए के न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं या एओपी के न्यूमेरिकल के लिए? ए के न्यूमेरिकल। तो देखें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल एंड लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी फॉर टैक्स ईयर 2019, वो भी हमने बता दिया। कैलकुलेट टैक्सेबिलिटी ऑफ ए। तो एक वर्किंग करें, वर्किंग नंबर 3। पार्टनर्स का नाम आवश्या, टोटा, टोटल हो गया। इसमें क्या उठाते होते हैं, किसी को याद है? एक्सेलेंट, 41
7.5 ये उठाते होते हैं। अच्छा, पार्टनर ए को कमीशन दी है और पार्टनर बी को परफॉर्मेंस बोनस दिए है और पार्टनर सी को कोई पर्सनल बेनिफिट दी है। 290, 310 और 455। बैलेंसिंग बता दें। 4175 माइनस 455 माइनस 310 माइनस 290 31। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? थोड़ी थोड़ी। 3120 ये कैलकुलेशन याद आ रही है? अब जरा सवाल की पहली लाइन में पढ़ के बता दें कि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ओए 5:3:2। 5:3:2 का मतलब होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5/10। तो 3120 इंटू 5/10 1560 जी। हाँ जी 1850। ठीक है जी। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? मिस्टर ए का। शुरू करें जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस 6 लाख। ये टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम भी यही है? कितना? 6 लाख। आगे याद है क्या करते थे? एड शेयर फ्रॉम जी बोले 1824। अच्छा वो ना एक था चैप्टर ना 15 में सेक्शन 120 वो याद करना है आज। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। फॉर रेट पर्पस। ये ज्यादा वाली इनकम निकल आई और ये कम वाली है। पहले ज्यादा वाली पे टैक्स निकाल दें। 90,000 जमा। अच्छा, जब मिस्टर ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ करेगा ना, सारे इधर देखें। ये बात कभी क्लास में नहीं हुई। मिस्टर ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा ना, तो बात तो सदा सी है। टैक्सेबल इनकम इस वाली का 75% लगाना है आपने और कंपेयर करना है सैलरी से, फिर डिसाइड करना। क्योंकि इंडिविजुअल पे तो टेबल 1 या 2 ही लगते हैं ना, दोनों में से कोई एक लगेगा। एओपी पे हमेशा कौन सा टेबल लगेगा? 1। इंडिविजुअल पे कभी टेबल 2। तो कहीं नौकरी कर रहे हैं मिस्टर ए? नहीं। तो इस फिगर पे 75% लगा के आपने सैलरी से कंपेयर किया करना। 90,000 जमा इनको टेबल देखने भी नहीं आए और पूछ रहे हैं सिलेबस कब खत्म हो रहा है। टेबल देखने आए नहीं इनको, मैंने नहीं सिखाई जी। जमा 8 एक्चुअल ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम।
आखिरी लाइन वाले ने कैच। ये मार्कर आपका हुआ। अच्छा जी, एंट्री करवाई थी बस।